नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीच आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करता है ना? अरे भाई पढ़ाई कर रहे हो नहीं? अरे हाँ सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं आराम से. हाँ भाई आराम से, क्योंकि अभी धीरे 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 हमको इन डिटेल सब बराबर से टॉपिक क्लियर करते 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 पढ़ते जाना है. तो मैं वैर रिम्बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर. और उसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से अपने प्यारे से बैच यानी कि यथार्थ बैच में. तो बच्चा लोग, हमने जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने कवर कर लिया भाई. बराबर है. कैसे एक्सक्रीशन होता है, किस तरह से होता है, प्लांट में किस तरह से होता है, ह्यूमन में किस तरह से, भाई ये डायलिसिस क्या था, किस तरह से वो फंक्शन करता है, वो सारी की सारी चीजें हमने देख ली. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3. चैप्टर कौन सा भाई? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो भाई ये बहुत सही सा टॉपिक है. ये बहुत सही सा टॉपिक है, आपके दिमाग को एक्टिव कर देगा. क्योंकि भाई हम दिमाग के बारे में ही पढ़ने वाले, हम ब्रेन के बारे में ही आज हम सारा का सारा टॉपिक पढ़ने वाले. तो चलो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते भाई. तो सबसे पहले क्या आता है भाई? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि क्या क्या टॉपिक्स किस तरह से हम कवर करने वाले. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अभी ये कंट्रोल तो पता है कि गाड़ी का कंट्रोल होता है, बाइसिकल का कंट्रोल होता है, हमारे साइकिल का कंट्रोल होता है, लेकिन ह्यूमन में भी क्या कंट्रोल होता है? और उसी के साथ ये कोऑर्डिनेशन क्या है? चलो भाई मैं बता दूंगा. त्यानंतर आपण बघणार आहोत कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स मध्ये कशा प्रकारे कोऑर्डिनेशन केलं जातं, प्लांट कशा प्रकारे. आपल्याला वाटतं की प्लांट एका ठिकाणी, प्लांटला काही डोकं नसेल. भाई प्लांट को भी दिमाग होता है, सुना है कभी? नहीं सुनना? चलो मैं बता देता हूं आज, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी मूवमेंट्स किस तरह से होती है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे. उसके साथ हम आज का टॉपिक देखने वाले जो कि बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, वो है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. भाई मनुष्य प्राणी माणसामध्ये कशा प्रकारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं आपण आज बघणार आहोत. चलो भाई, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो लेक्चर को स्टार्ट करें भाई. धुआंधार तरीके से समझेंगे लेक्चर को, टॉपिक को, और आराम से इसको तोड़फोड़ मोड़ देंगे भाई, ठीक है. चलिए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले टॉपिक क्या है अपना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन. सबसे पहले क्या देखेंगे? डेफिनेशन. आपको तो पता है बायोलॉजी में डेफिनेशन ना हो तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा भाई. तो डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, और डेफिनेशन में ही पूरा का पूरा छुपा होता है. उसका जो कुछ भी होगा, टॉपिक का जो कुछ भी सार बोलो या कुछ भी बोलो, वो डेफिनेशन में होता है. डेफिनेशन समझ गई तो आपको आगे का टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा. चला डेफिनेशन काय म्हणते बघा. सिस्टमॅटिक रेग्युलेशन ऑफ डिफरंट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल, and bringing about the different processes in a proper sequence can be called coordination. अरे बाप रे, इतनी लंबी कैसे हो जाएगा? तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं भाई. डाइजेशन चलता है भाई, रेस्पिरेशन चलता है भाई, सर्कुलेशन चलता है भाई, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम चलता है. अलग अलग ये प्रोसेसेस होते हैं. अगर आप देखोगे तो एक प्रोसेस दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है? अलाइन है. एक प्रोसेस दूसरे के साथ कनेक्टेड है. और हम देखें तो भाई सर्कुलेशन, अगर हम बात करें, सर्कुलेशन मतलब जो हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, वो ब्लड अलग 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 डिफरेंट टिश्यू सेल तक जाता है. वहां पर ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, ये देगा, वो देगा, फलाना डिमका देगा, और उसी के बाद वहां से CO2 लेगा, वेस्ट लेगा, और वहां को किडनी तक लेके जाएगा, फिर अलग अलग पार्ट तक उसको लेके जाएगा. तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमारे हार्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई जान दो, आज तो है ना थक गया हूं मैं, आज पंप ही नहीं करता ब्लड, मरने दो इस इंसान को? बोलेगा क्या? नहीं. एक कंट्रोल मैनर में जो है हर एक लाइफ प्रोसेस अपना अपना काम बराबर से परफॉर्म कर रही है, ठीक है. अब क्या बोला गया है देखो, सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. देखो सिस्टमैटिक रेगुलेशन हो रहा है भाई. हार्ट जो है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, तो वो 72 टाइम्स बीट करता है. अगर उसको कहीं बाहर से धोखा मिल जाए, धोखा मतलब कैसे? आपके पीछे कुत्ता दौड़ जाए तो आप क्या करोगे? जोर जोर से भागने लगोगे. तब आपका जो है हार्ट क्या करेगा? धड़ 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 एक साथ इतना पंप करने लगा. लेकिन वो क्या हो रहा है? पूरा सिस्टमैटिक वे में हो रहा है.
पूरा सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि आप दौड़ते जा रहे हो और कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, आप दौड़ते जा रहे हो लेकिन आपका हार्ट बढ़ रहा है। नहीं भाई, क्या तू दौड़ने लगा है, मेरे से नहीं होगा, मैं अब नहीं फास्ट बीट करूंगा। ऐसे होगा क्या कभी? ऐसा कभी भी नहीं होता। हार्ट जो है अपना बराबर जहां से सिग्नल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टमैटिक वो परफॉर्म करने लगेगा। उसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इट्स कॉल्ड एज अ कंट्रोल। इट्स कॉल्ड एज अ कंट्रोल। जैसे ये देखो, ये इंसान चल रहा है एकदम कंट्रोल वे में चल रहा है। इसके माइंड को, मतलब इसने क्या कर दिया, ये तो फीमेल है चलो, तो इसके दिमाग ने क्या बोला कि भाई तुझे आगे देखना है। आगे देखते हुए पहले लेफ्ट पैर आगे रखना है, फिर राइट पैर आगे रखना है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते तुमको आगे बढ़ना है इन नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन। अब ये क्या हुआ, ब्रेन ने कंट्रोल भेज दिया कि भाई तुझे ऐसे ऐसे चलना है। अब देखो अब क्या होता है, एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब डिफरेंट प्रोसेस कैसे? अब उस इंसान के दिमाग को पता चल गया है कि उस इंसान को पता चला कि भाई हमें साउथ डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे देखते हुए चलना है। तो क्या करेगा, उसके आगे उसकी आंखें जो है सीधा देखने लगी। जब वो लेफ्ट पैर आगे डालेगा तो राइट उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी बॉडी बैलेंस करने के लिए राइट वाला हैंड क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे आराम से अपने आप में जाएगा। क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। नहीं, लेफ्ट पैर आगे जा रहा है तो उसी के साथ बराबर राइट पैर आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी का बैलेंस बनाना है। कंट्रोल में क्या हो गया था कि आदेश मिल गया कि भाई हमें इस डायरेक्शन में जाना, और ये हमारे उसमें पार्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। कौन से हैंड होने चाहिए, फुट होने चाहिए, आंखें होनी चाहिए, कान होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही उसको आदेश मिल गया तो अब क्या होगा, ये सारे सज्ज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सावधान। अब चलो भाई, अब पहले लेफ्ट पैर आगे तो राइट हैंड आगे, राइट लेग पहले तो लेफ्ट हैंड आगे। क्या हो रहा है, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट वे में क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ बराबर से काम कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब भाई डेफिनेशन को फिर से देख लो। सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। देखा, सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस में सिस्टमैटिक हो रहा है, हाथ होने चाहिए, पैर होने चाहिए, कान होने चाहिए, आंख होने चाहिए, सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको जो है एक कोऑर्डिनेट वे में उसको क्या करो, परफॉर्म करो। दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक से होता है तो इंसान कुछ इस तरह से चलता है। लेकिन आपने कई बार जो है इनको देखा होगा, ठीक है, पीने वालों के देखा होगा, फिर उनकी जो चाल बदल जाती है, बेचारे ऐसे चलते चलते कब नागिन की चाल चलने लगेगी किसी को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है उस टाइम पर बराबर से सिग्नल्स नहीं भेजेगा कि भाई तुझे सही चलना है। अब सिग्नल ही नहीं ढंग से बैठेगा, उसको वो बराबर से वो आदेश ही नहीं देगा कि भाई तुझे हाथ इस तरह से जाना है, जब तू लेफ्ट पैर आगे करेगा तब राइट हैंड आगे जाना है, तो भाई कोऑर्डिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो ये आपने बहुत बार ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किस तरह से होता। तो भाई इस तरह से होता, और इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बरोबर एवढी गोष्ट एकदम क्लिअर आहे? चला तर बघूयात आता की कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जे आहे ते दोन टाईपचे असतात. ते कसे असतात? दोन टाईपनी कंट्रोल केले जातात. बरोबर आहे? कोऑर्डिनेशन, ठीक है. एक असतो तो म्हणजे असतो की आपला नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होता है वो होता है हार्मोनल कंट्रोल. अब नर्वस कंट्रोल क्या होता है? नर्वस कंट्रोल में पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम इंक्लूड होती है. नर्वस सिस्टम में क्या भाई? ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, उससे अलग अलग नर्व्स निकलेंगे. अब ये सर नर्व्स क्या है? आपने कुछ अलग ही बोल दिया ये वर्ड्स. तो भाई पढ़ेंगे ना, आज के टॉपिक में यही पढ़ना है हम सभी को, ठीक है भाई. तो वो क्या होता है कि नर्वस कंट्रोल में पूरा का पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूडेड होता है. फॉर एग्जाम्पल भाई हम वॉकिंग कर रहे हैं, भाई हम राइटिंग कर रहे हैं, भाई हम टॉकिंग कर रहे हैं, भाई हम लिख रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये किसके अंडर है? ये पूरा का पूरा अंडर है हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर. किसके अंडर है? नर्वस सिस्टम के, हमारे ब्रेन के अंदर. अब मैं कुछ तो भी बात कर रहा हूं, मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है ना कि हाँ मयूर सर एक काम करो, आप जो है ना अब बच्चों को बोलो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम. अब बोलो बच्चों को वॉकिंग, हाँ वॉकिंग. भाई ये क्या हो रहा है?
मैं ऐसे बता रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा मेरे ब्रेन से आ रहा है। और ब्रेन में, ब्रेन किससे कनेक्टेड, ब्रेन क्या है, ब्रेन है हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है जिसमें नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड है। अब कुछ कुछ जो है कोऑर्डिनेशन जो है, जो हार्मोनल भी होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनल भी। ये हार्मोनल पूरा का पूरा इंटरनल हमारा क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर देंगे। एसोसिएट विद द हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन क्या करता है भाई, हमारा ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है इन बॉडी। बहुत सारे अलग अलग हार्मोन है जो अलग अलग अपना क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो कौन से दो टाइप के कोऑर्डिनेशन है हमारे, एक पास है नर्वस और दूसरा है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल एक आप ध्यान में रख लो, ग्लूकोज लेवल का है और ये है वॉकिंग। तो ये जो अलग अलग जो ग्लैंड्स होते हैं इनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी बस नाम जो है ध्यान में रख लो, नहीं भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हमारे टेस्टिस होते हैं, ओवरीज होते हैं, पैनक्रियाज होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस होता है। ये सारे के सारे काम, ये सारे के सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हार्मोनी क्या करते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। एवढी गोष्ट सर्वांना क्लिअर आहे। चला तर आता बघूयात की प्लांट्स मध्ये कशा प्रकारचा कंट्रोल सिस्टीम असतो, कोऑर्डिनेशन सिस्टीम असतो, आणि एनिमल्स मध्ये म्हणजे ह्यूमन मध्ये कशा प्रकारचा काय म्हणतात आपला कोऑर्डिनेशन सिस्टीम असते ते आपण आता बघणार आहोत। ठीक है, चलो भाई जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मैंने तो बोल दिया कि प्लांट्स में जो है तो वो दिमाग होता है भाई। अब तो मुझे प्रूव करना होगा। दिमाग का मतलब मैंने ये नहीं बोला था कि उनके पास ब्रेन होगा, मैंने ये बोला था कि दिमाग के मतलब उनके पास उतना एनालिसिस है कि उनको किस तरह से मूवमेंट करना है। आप बोलते हो ना कि दिमाग चला, दिमाग चला मतलब क्या, अक्कल लगा अपनी, क्या है अपना थोड़ा मेमोरी यूज कर। ऐसे नहीं है दिमाग चला मतलब ब्रेन को निकाल और चला ले भाई, चल ले चल ले चल ले, ऐसा होता है क्या, नहीं। दिमाग चला मतलब क्या, तू अपना थोड़ा थिंकिंग चला। उसी तरह प्लांट भी अपना कुछ तो भी थिंकिंग चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे मूवमेंट मतलब क्या सर, वो चल दे क्या एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ना भाई, लेकिन उनमें ग्रोथ तो होती है, फ्लावर तो निकलता है, फ्लावर की डायरेक्शन सन के अकॉर्डिंग तो होते हैं भाई। रूट निकलते, रूट नीचे क्यों जाते हैं, ऊपर क्यों नहीं आते, ये कुछ तो होगा कोऑर्डिनेशन। वही आज हम प्लांट्स में पढ़ने वाले। इतनी बात सबको क्लियर है। चलो भाई, प्लांट्स डू नॉट हैव सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स। सही बात है भाई, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है क्योंकि प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है और अलग अलग नर्व्स नहीं है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, और उसी के साथ जैसे एनिमल्स के पास मसल्स होते हैं, जैसे मुझे अभी पता है कि किसी ने आके गर्म चाय जो है मेरे हाथ में ऐसे गिरा दिया, तो मैं क्या करूंगा, भाई हटा दे हाथ। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां के मसल ने काम किया, यहां के मसल्स ने काम किया, और मैं चल रहा हूं एक कोऑर्डिनेट वे में, ऐसे ऐसे चल रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह ऐसे करते जा रहा हूं। तो ये क्यों हो रहा है, मसल्स है मेरे इसमें, और उसी के साथ नर्वस सिस्टम है मेरी कि जो बोल रही है कि भाई तू मून वॉक कर ले, भाई तू दौड़ ले, भाई तू चल ले। ये क्यों हो रहा है, नर्वस सिस्टम इसमें इंक्लूड है। लेकिन बेचारे प्लांट के पास ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। लेकिन प्लांट जो है वो अलग अलग मूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो भाई, प्लांट जो है वो एक्सटर्नल एक चीज जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि आपके पास गरम चाय किसी ने गिरा दी, आपके हाथ पर किसी ने गरम चाय गिरा दी, तो ये जो गर्मा गर्म चाय है वो क्या होगा भाई, ये हो गया स्टिमुलस, जो आपको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा कि भाई हात पीछे हटा। एक आपको जो काय असतं, आपण जर रानामध्ये चालायला गेलो किंवा शेतीमध्ये चालायला गेलो तर एखादी काटा असतो आणि काटा पचकन पायामध्ये घुसतो, आणि त्यावेळी काय होतं, त्यावेळी जो आपण पाय काय करतो, आई ग म्हणून आपण पाय वर करतो। दिस इज नथिंग बट द स्टिमुलस। कौन है भाई स्टिमुलस, उसमें जो काटा है वो क्या है, वो है स्टिमुलस। ठीक है, अब देखो तो क्या करता है प्लांट जो है, बहुत सारे मूवमेंट्स करता है या फिर ग्रोथ करता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के,
विथ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से जो उनको स्टिमुलस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है. इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मुवमेंट. याला काय म्हणला जातो? ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मुवमेंट म्हटलं जातो. एवढं लक्षात आहे. ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणजे काय की प्लांट जो आहे तो आपली मुवमेंट करतो किंवा ग्रोथ करतो खूप साऱ्या वेगळ्या वेगळ्या डिफरंट पार्टचं. विथ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नथिंग बट द ट्रॉपिक और ट्रॉपिक मूवमेंट. एवढं. तो प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या है भाई ट्रॉपिक मूवमेंट है. आपको यहां पर दिख रहे होंगे, विथ डायग्राम मैंने डाल दिए भाई, किताब में तो नहीं है, चलो मैं बताता हूं. तो सबसे पहले आता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. तो आपने कई बार देखा होगा कि आपने समझो क्या किया, आपने एक गमला लिया, कुंडीमध्ये झाड लावलं आणि तुम्ही त्याला काय केलं का खिडकीमध्ये किंवा घराच्या आतमध्ये थोडासा जिकडे सनची डायरेक्शन येते असं तुम्ही काय केलं खिडकीमध्ये त्या सन प्लांटला ठेवलं, बराबर. उस प्लांट को आपने खिड़की में रख दिया और आप देखते हो सही से उसको ऑब्जर्व करते हो तो उनके लिव्स की जो डायरेक्शन है वो आपको सन की तरफ दिखेंगी, वो आपको सन की तरफ दिखेगी या फिर जहां से लाइट आ रही है उस लाइट के तरफ आपको उसकी उस प्लांट के जो ब्रांचेस है वो वैसे मूव होते हुए दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सनफ्लावर. तो सनफ्लावर अगर आप देखोगे तो भाई समझ लो यहां से सूरज है, यहां पर क्या है सूरज है, और ये सनफ्लावर का जो है मॉर्निंग में ऐसे ये जो सनफ्लावर ऐसे उग गया, ठीक है, उगवला सूरज, ठीक है. फिर ये जो ऐसे सन जो ऐसे मूव होते जा रहा है उस सन के अकॉर्डिंग जो है सनफ्लावर जो है अपनी 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 डायरेक्शन क्या होती है भाई बदलते जाता है. क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. ऐसे क्या हो रहा है भाई? ये मूवमेंट हो रहा है, बराबर है. और आप देखोगे कि मैंने अभी अभी जो बताया था कि जो ब्रांचेस है वो सन के डायरेक्शन में या फिर लाइट के डायरेक्शन में अपने आप आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं, उस प्लांट के जो है डायरेक्शन उसी टाइप पे हो जाता है. तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. तो आपने अपायकल्स देखे होगे. अपायकल मतलब जो जे आपल्याला काय म्हणतात शेंडे असतात ना झाडाचे वगैरे, तर ते तुम्ही बघितलं असेल सनच्या डायरेक्शन मध्ये जातात, बरोबर है. सन के डायरेक्शन में वो जाते हैं. दिस इज नथिंग बट द फोटोट्रॉपिक. फोटो मतलब क्या होता है भाई? फोटो मतलब होता है लाइट. फोटो मतलब होता है भाई हमारा लाइट, ठीक है. फोटो मतलब होता है हमारा लाइट. एक मिनट. फोटो का मतलब होता है लाइट. तो भाई लाइट के डायरेक्शन में अगर प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो उससे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर आप एग्जांपल दे सकते हो. अब दूसरा जो आता है ट्रॉपिक मूवमेंट वो होता है ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट. अब ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है भाई कि आपको पता है कि ग्रेविटेशन क्या कर, हाँ, ग्रेविटी क्या करती है कि भाई नीचे खींचती है किसी भी चीज को. तो हमारे जो रूट्स है तो रूट्स भी क्या करते हैं नीचे के डायरेक्शन में अपने आप बढ़ते जाते हैं. आपने कभी देखा होगा कि रूट जो है बाहर निकल के आ गया ऐसे, देखा है कभी? देखा है क्या कभी आपने? एक दो प्लांट्स होते हैं कि उनके रूट्स थोड़े से बाहर आते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, लेकिन द थिंग इसकी कि रूट की अगर आप डायरेक्शन देखो कि वो नीचे की तरफ ही जाते हैं. ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ आ गए ऐसे, पेड़ के ऐसे मतलब जो स्टेम है स्टेम के ऊपर ऐसे ऐसे आ गए वो रूट्स, ऐसे होता क्या? नहीं, कभी वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वो नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे. तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट. ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट. उसके बाद आता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. अब ये ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट तो भाई ये स्टेम तो परफॉर्म नहीं करेगा, लीफ तो परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये परफॉर्म कौन करेगा? ये करेगा भाई रूट. सही बात है. उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. अब हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है समझ लो, यहां पर पानी नहीं है लेकिन इस साइड पे वाटर का सोर्स है, तो ये जो रूट्स है वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर सोर्स अपने आप को उस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं. दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. तो ये परफॉर्म कौन करते हैं भाई? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी ये भी परफॉर्म करते हैं हमारे रूट्स. और कई बार क्या होता है कि केमिकल सिग्नलिंग होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर गिरता है तो उससे एक पोलन ट्यूब वहां पर निकलती है. वो पोलन ट्यूब बराबर से उस एग सेल तक पहुंचती है. क्यों? क्योंकि यहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो बोलते हैं इस पोलन ग्रेन को भाई हम यहां पर है तो वहां से तू पोलन ट्यूब लेके आ.
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सेल ने क्या किया भाई? सिग्नल। सिग्नल कौन सा था? केमिकल। वो केमिकल रिलीज किया, उस केमिकल को डिटेक्ट करते 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 ये पोलन ट्यूब अपने आप बराबर से यहां से होते हुए इस एग सेल तक आ जाता है। दिस इज नथिंग बट द केमोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ गए? सबसे पहले क्या था भाई? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। उसमें क्या था? जो स्टेम है या फिर लीफ है या फ्लावर है, वो फोटो मतलब लाइट के अकॉर्डिंग खुद का मूवमेंट कर देता है। दूसरा उसके था ग्रेविटॉपिक मूवमेंट। अब ग्रेविटॉपिक मूवमेंट क्या था? ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो रूट है वो नीचे 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 जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और उसी के साथ तीसरा कौन सा था भाई हमारा? था वो क्या था? हाइड्रोटॉपिक मूवमेंट। अब हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है भाई कि जहां पर पानी होगा उसके साइड वो जो रूट है वो आगे 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 बढ़ता जाएगा, वो ऐसे एक्सटेंड होते 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 जाएगा। और उसी के साथ हमारा फोर्थ था वो था केमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या था भाई कि एक केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल के अकॉर्डिंग जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो उस डायरेक्शन में बराबर से बढ़ते जाता है। दिस इज नथिंग बट द केमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आप यहां पर एक ध्यान से चीज देख रहे होगे कि यहां पर पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, यहां पर रूट की जो है ग्रोथ हो रही है, बराबर है। रूट क्या होता है? पानी के साइड पे ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ग्रो होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है। उसी के साथ यहां पर रूट देखो कि यहां पर जो रूट है वो नीचे 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 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और यहां पर आप देखोगे स्टेम हो या फ्लावर हो या फिर लीव्स हो, उनकी डायरेक्शन उस साइड पे बढ़ती है। जैसे स्टेम है, स्टेम क्या करता जाता है? उस लाइट के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो भाई यहां पर आपको ग्रोथ दिख रही है या नहीं? मुझे बताओ, यहां पर आपको ग्रोथ दिख रही है? ग्रोथ होता है की नाही? हा रूट जो आहे तो खाली वाढत चालला, हा रूट जो आहे तो पाण्याकडे वाढत चालला, यामध्ये पोलन ट्यूब जो है आगे म्हणजे ऐसे समोर 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 वाढत चालली। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे कि यहां पर ग्रोथ हो रही है। इसलिए इन मूवमेंट्स को कहा जाता है ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। इनको कहा जाता है ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट, क्योंकि यहां पर ग्रोथ हो रही है किसी ना किसी पार्ट की। वहां के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वो आगे 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 बढ़ते जा रहे, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। ठीक है भाई, तो ये हो गया ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ जो है ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स भी होते हैं प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी इस टच मी नॉट प्लांट को छुआ होगा, जिसको हम कहते हैं छुई मुई, बरोबर आहे। लाजाडूचा झाड, तुम्ही लाजाडूचा जर हा एक समजा हा पूर्णचा पूर्ण एक लिफलेट आहे, बरोबर आहे, आणि त्याच्या एका तुम्ही टोकाला जर हात लावला तर त्यामधले पर्टिक्युलर जे आहे ते पान काय असतात ते एकदम असे श्रिंक होऊन जातात। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने टच किया, पहले ऐसे था लीफ, लेकिन यहां पर जब मैंने टच किया तो कुछ जो है यहाँ के लिप्स जो कैसे हो गए, ऐसे छुई मुई, शर्मा गए, बराबर आहे। इसलिए म्हणून याला काय म्हणतात, लाजाडू सारखे झाले, बरोबर आहे। आता हे का बरं झाले? क्योंकि जो हमारे जो प्लांट्स के सेल जो है वो वाटर का अगर कंटेंट अगर बाहर निकाल दिया वाटर को तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। अगर उसमें जो है हमने वाटर भर दिया तो वो फूल जाएंगे। तो समझ लो भाई, यहां पर मैंने टच कर दिया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग जाएगा, बराबर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग जाते ही सेल को पता चल जाए कि भाई मुझे किसी ने टच कर दिया, तो उस सेल का पूरा वाटर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब भाई वाटर अगर निकल जाए तो ये कैसे हो जाएगी? लीफ जो है पूरे के पूरे ऐसे श्रंक हो जाएंगे। अब इसको पता चल गया कि यहां से धोखा जो है निकल गया है। अब क्या करेंगे? सेल जो है वहां पर पूरा का पूरा पानी लेंगे और पानी लेकर फिर से इस तरह से अपना क्या कर देंगे भाई? एडजस्ट हो जाएंगे। टच मी नॉट। और फॉर एग्जांपल हम दूसरा देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसमें क्या होता है? ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से एक, ठीक है, पार्ट होता है। अब यहां पर बहुत सारा नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब क्या हो जाए? दो इंसेक्ट जो वो सिरप जो होते हैं, मीठा सा बिल्कुल बड़ा ये सब फ्रेग्रेंस भरा हुआ होता है। यहां पर क्या करेगा? ये जो मक्खी है, मक्खी आएगी यहां पर ऐसे ऐसे भिनभिनाते यहां पर बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको नेक्टर खाना है। लेकिन जैसे ही वो बैठ जाएगी, बैठने के बाद ये क्या करता है? यहां पर ये ऐसे क्या लगे होते हैं? यहां पर एक फाइबर्स लगे, यहां पर ऐसे होते हैं, ये फटाक से ऐसे बंद हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप लड़कियों को तो पता होगा कि वो क्लचर होता है, क्लचर जिस तरह से वो शेप होता है सेम उसी तरह ये वीनस फ्लाई ट्रैप फ्लावर, ये जो प्लांट है इसका भी शेप होता है उस स्ट्रक्चर का। जैसे यहां पर मक्खी बैठी, भाई बंद कर दो, अब मक्खी तो कहीं जा नहीं सकती, फिर इस मक्खी को पूरा डाइजेस्ट कर लो, वहीं पर मर जाएगी मक्खी एक टाइम बाद। फिर मरने के बाद वहीं से पूरा का पूरा उस मक्खी के बॉडी से क्या किया जाता है, वो मक्खी या फिर कोई भी इंसेक्ट हो उसके बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हैं। एवढी गोष्ट क्लिअर आहे। त्यानंतर जसा फ्लॉवर ओपनिंग इन द लोटस, मॉर्निंग मध्ये काय होतात, कमळ खुलतात, बरोबर आहे। कमळ तुम्ही जर बघून तुम्ही रात्रीच्या टाइमला जर गेले तुम्हाला कुठला पण कमळ असा फुललेला दिसणार नाही, पण तुम्ही जेव्हा सकाळी सकाळी जाणार तो फ्लॉवर काय झालेला असतो, लोटसचा फ्लॉवर एकदम असा उमललेला असतो, बरोबर आहे, ठीक आहे। त्यानंतर काय, फ्रूट डेहिसन्स बल्सम जो है प्लांट है उसका जो फ्लावर होता है एट राइट पर्टिकुलर टाइम पे क्या कैसे जोर से थड़ाक से करके जैसे बाहर, आपने कई बार ये फ्लावर देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से फ्लावर। तो ये जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर होते हैं क्या होते हैं भाई, हमारे उसके पोलन ग्रेन्स हो गए, तो जब उसके अंदर क्या सीड्स हो गए, अब भाई उसको अभी डिस्पर्स करना है तो वो क्या करे, जोर से फटाक से फूट जाता है। जैसे फूटेगा पूरे के पूरे सीड्स से आजू बाजू में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बराबर है। और उसी के साथ आप अगर ड्रोसेरा, ये अभी प्लांट है, उसके ऊपर जो है छोटे 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 ऐसे फाइब्रिल्स लगे होते हैं, ऐसे यहां पर बहुत सारे ऐसे काटे 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 नहीं होते, वो स्मूथ होते एकदम, इस तरह से लगे होते हैं। और कोई जैसा ही इंसेक्ट इस पर बैठ जाए, समझ लो ये इंसेक्ट है यहां पर आके बैठ गया, ये अपने आप खुद को ऐसे कर कर लेगा, ऐसे कर कर लेगा, और इंसेक्ट इसके अंदर दब के भाई मर जाएगा। तो यहां पर अगर आप चीज देख रहे होगे कि ये मूवमेंट्स तो कर रहे हैं फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल यहां पर समझ लो कि यहां पर इंसेक्ट मक्खी आके बैठ गई, उसको वो क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, और वो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ने क्या कर दिया, उसको दबा दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ग्रोथ कुछ नहीं हो रही है, खाली मूवमेंट हो रही है, खाली क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही है। इसलिए इनको कहा जाता है ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स इन प्लांट। ग्रोथ इररिलेवेंट मतलब ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है, खाली अपना ये अपने अपने प्रोसेस के लिए ये काम करते जा रहे हैं। ग्रोथ इररिलेवेंट प्रोसेसेस मूवमेंट्स इन अ प्लांट। तो क्या सर प्लांट्स में हॉर्मोन्स भी होते हैं? हाँ भाई, प्लांट्स में हॉर्मोन्स भी होते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या करता है भाई, जो आपण जो म्हणतो ना शेंडा, झाडाचा जो आपला टोक असतो, बरोबर आहे, तर झाडाचा जो टोक असतो त्याला अजून मोठं 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 त्याच्यावरती जे सेल्स असतात त्याला डिवाइड करणे, त्याला ग्रोथ करण्याचं काम कोण करतो, ऑक्सिन हॉर्मोन करतो। त्याच प्रकारे एक सायटोकायनिन एक हॉर्मोन असतो, सायटोकायनिन काय करतो की सेल डिव्हिजन परफॉर्म करतो इन प्लांट्स। त्याच प्रकारे जिबेरेलिन असतो, जिबेरेलिन काय करतो, जिबेरेलिन जो आहे तो परफॉर्म करतो स्टेमचा इलॉन्गेशन साठी। तो भाई ये हार्मोन है सारे के सारे, समझ रहे हो, ये क्या है, हार्मोन है सारे के सारे, जो प्लांट्स के अंदर है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टेम को ग्रोथ होना है, तो स्टेम को ग्रोथ होना है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो वो सेल क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब स्टेम का इलॉन्गेशन कर रहा है तो कौन करेगा भाई, जिब्बेरेलिन करेगा। एब्सिसिक एसिड अलग से काम करता है, साइटोकाइनिन अलग से काम करता है, आपके बुक में वो पूरे के पूरे दिए गए हैं। तो हार्मोन होते हैं प्लांट्स, ठीक है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो, तो प्लांट्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ देख लिया, जान लिया। अब शुरू करते हैं हमारे ह्यूमन के बारे में, हमारे ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। चला बघा, तर ह्यूमन मध्ये जो आहे तो दोन टाइपचा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होतो, त्यामध्ये एक येतो एक नर्वस सिस्टम आणि दूसरा येतो आपला काय, हार्मोनल। तर भाई आपको पहले ही बताया था मैंने, देखो यहां पर एक क्या बोला था, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो आज के हम टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करती है, और जो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तो भाई अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते। तो नर्वस कंट्रोल, तो नर्वस कंट्रोल क्या होता है, किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करती है वो देख लेंगे आज ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस कंट्रोल।
तो भाई क्या होता है नर्वस कंट्रोल के मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग में जो माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी नर्वस सिस्टम क्या करती है भाई, काम करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि बाहर अब बारिश का मौसम है, आप जो है बारिश में भीग रहे हो, अब आपके दांत जो है ऐसे ऐसे होने लगते हैं, आपकी बॉडी जो है ऐसे शिवर करने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो हो गया ठंडा, लेकिन आपके बॉडी को रहना है थोड़ा सा गर्म। तो नर्वस सिस्टम क्या बोलती है भाई, मसल को बोलती है भाई तू कॉन्ट्रैक्शन कर। अब यहां पर मसल है, जैसे हम दांत ऐसे गिर ऐसे करेंगे, या फिर हम हाथ ऐसे मसलने लगेंगे, या फिर हमारी बॉडी ऐसे शेक करने लगेगी। अब ये शेक जब करेगी तो मसल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हो उस टाइम पर क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, और उसी हीट से हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अब क्या हो गया देख लो, ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। अब सराउंडिंग भाई ठंडा हो गया तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हीट जनरेट कर लो, बॉडी को मेंटेन कर लो। अब समझ लो बहुत समर का सीजन चल रहा है, बाहर बहुत धूप है, अब बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बॉडी गर्म होके भाई पक जाएगी। तो क्या करना है, बॉडी को बोलो कि स्वेटिंग करे। अब स्वेटिंग हो जाएगी कि ऊपर के लेयर, ऊपर बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा स्वेट आ जाएगा। अब भाई स्वेट आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, तो वो तो पानी है, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। समझ रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है भाई, नर्वस कंट्रोल की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो, कुणामुळे होता है, नर्वस कंट्रोल मुळे सर्व गोष्टी होत आहेत। Complexity of nervous system is increases with the complexity of organization in the organism's body structure। तो देखो भाई, देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, फॉर एग्जांपल हम अगर देखेंगे कि हमने समझ लो कॉकरोच को देख लिया, तो कॉकरोच में हमारे ह्यूमन के इतना अक्ल नहीं है, उसके अंदर उतनी वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है जितनी ह्यूमन के पास है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है धीरे 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 धीरे, वैसे वैसे नर्वस सिस्टम की भी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब म्हणजे काय की तो अजून 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 डेव्हलप होत चाललाय अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गॅनिझम। आणि त्याची बॉडी जेवढी कॉम्प्लेक्स त्या ऑर्गॅनिझमची तेवढीच त्याची नर्वस सिस्टम पण काय असं वेल डेव्हलप असणार, यही बोला गया। अगर हम देखेंगे तो ये होती है हमारी नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, ये है हमारा ब्रेन, ये है भाई हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये आपको ब्लू लाइन जो दिख रही है, बहुत सारे योग होते हैं नर्व्स। ये क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो भाई ये नर्व क्या होता है, नर्व सेल्स जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हमने किडनी में देखा था कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में जो है जो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं, चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं। बघा न्यूरॉन काय असतात, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, सेल की भी डेफिनेशन है भाई, ठीक है देखो, द स्पेशल टाइप ऑफ सेल which conducting impulses from one place to another in the body are called as a neuron। तो भाई देखो अब इसको मैं समझाता हूं। एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं हमारे बॉडी में जो कि क्या करते हैं, समझ लो कि यहां पर आपका दोस्त बैठा है और उसने निडल ली और आपको प्रिक किया, काय घेतलं त्याने, एक सुई घेतली आणि तुम्हाला टोचलं, आणि जसं टोचलं, आता मला सांगा तुमच्या हाताला टोचलेलं म्हणजे जो निडल है आपको आपके हाथ को जो है उसने प्रिक किया, लेकिन आपको कैसे समझा, आपके दिमाग को कैसे समझा कि भाई इसने यहां पर प्रिक किया, आपके नजरें तुरंत यहां पर चली जाएगी, आपका हाथ तुरंत यहां पर पीछे चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है एक सेल की वजह से जिसका नाम है न्यूरॉन, और वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो न्यूरॉन क्या करता है, यहां पर किसी ने प्रिक किया तो यहां से वो इंपल्स लेके पूरा ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन में उसका एनालिसिस होगा कि भाई तुझे किसी ने प्रिक किया है, हाथ हटा। तो वो क्या करेगा, यहां पर एनालिसिस होगा, फिर यहां से जो है इंपल्स लेके वो सेल जाएगा और इस मसल को बोलेगा कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। मसल जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, हाथ कैसे हो जाएगा, हाथ आ जाएगा पीछे। ये क्यों हो रहा है,
ये हो रहा है एक सेल के वजह से। तो देखो क्या बोला है, अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। मतलब वन प्लेस मतलब यहां से उड़कर वो बॉडी मतलब दिमाग तक गया, फिर दिमाग से होकर उस मसल सेल तक गया। तो ये क्यों कौन कर रहा है, ये हो रहा है नर्व सेल्स। ठीक है भाई। तो नर्व सेल जो है लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी होती है। क्या होती है, नर्व, इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक्चुअली इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, बहुत लंबी होती है, अप टू फ्यू मीटर, समझ रहे हो, अप टू फ्यू मीटर तक होती है। ठीक है, तो एक नर्व अगर कैंसर होगी, एक नर्व अगर टूट गई आपकी, तो भाई समझ लो बहुत दिक्कत में चले जाओगे आप। ठीक है, तो नर्व जो है इनके पास रीजनरेट होने की कैपेसिटी नहीं होती है। एक बार नर्व सेल बन गया तो बन गया, वो डिवाइड नहीं कर सकता। समझ रहे हो, एक बार नर्व सेल बन गया तो बन गया, वो डिवाइड नहीं कर सकता। इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ब्रेन अगर डैमेज हो जाए, क्योंकि ब्रेन में क्या है, बहुत सारे नर्व्स। ठीक है, अगर एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो जाए ना भाई, तो फिर उसको रिकवर नहीं किया जाता, क्योंकि वहां के नर्व तो मर गए और नर्व सेल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि वो 1 के 2 हो जाए, 2 के 4 हो जाए, 4 के 8 हो जाए, ऐसे नहीं होगा वो। इसलिए एक बार एक नर्व सेल अगर डैमेज हो गया तो वो परमानेंटली डैमेज होगा। और नर्व सेल के पास क्या है भाई, पूरी की पूरी मेमोरीज होती है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात सबको। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी अप टू फ्यू मीटर, अप टू फ्यू मीटर तक ये क्या हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन विथ और विदाउट माइलिन शीथ एंड एक्सॉन टर्मिनल। तो भाई ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर नर्व सेल का। तो इस स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अभी पहले समझेंगे। तो इसके बाद इसके पास क्या होता है, देखो, एक होती है सेल बॉडी, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको अभी ये दिख रही है ना, इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये जो आपको अभी दिख रही है ये स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में क्या होता है भाई, सेल बॉडी में होता है हमारा न्यूक्लियस, उसी के साथ सेल बॉडी में होते हैं हमारे ये डेंड्राइट्स लगे होते हैं, बहुत सारे ये छोटे 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 ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, पेड़ में जैसे ब्रांचेस होते हैं अलग 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 अलग। तो ये ब्रांचेस जो है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और यहां पर क्या है, ये है सेल बॉडी पूरी की पूरी, और यहां पर क्या है, ये बीच में है बड़ा सा न्यूक्लियस और उसी के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, अब इस सेल बॉडी से एक ऐसा लंबा सा ट्यूब बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये देखो यहां से ये ट्यूब बाहर निकल रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। सेल बॉडी, एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन है आगे जाकर समझ लो ये क्या है, मेरा पूरा सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी से क्या होगा, ये देखो भाई सेल बॉडी है, यहां पे बहुत सारे समझ लो बाल जो है मेरे डेंड्राइट्स है। तो यहां पर है जो ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहां से ये एक्सॉन गया। एक्सॉन एक ही होता है, ये एक्सॉन गया 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 और एट दी एंड में क्या हो गया, वो ऐसे डिवाइड हो गया, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनली। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो हमारे अगर नर्व सेल की बात करें तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सेल बॉडी जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स लगे होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट फॉर जस्ट लाइक अ ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मग त्या सेल बॉडी पासून काय निघतो, एक ट्यूब निघतो, त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला म्हणतो आपण एक्सॉन। आणि एक्सॉन ऍट दी एंड जाऊन असं छोट्या 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 ह्याच्यामध्ये काय होतं, डिवाइड होतो, त्याला म्हणतो आपण एक्सॉन टर्मिनल, त्यालाच काय म्हणतो एक्सॉन टर्मिनल। अब जो ये भाई एक्सॉन जो आपको दिख रहा है, इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये देखो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये क्या दिख रही है आपको, रेड कलर की आपको यहां पर एक कवरिंग दिख रही है, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब कोई क्यों नर्व सेल में जो है ये माइलिन शीथ होती भी है और किसी किसी में जो है माइलिन शीथ नहीं भी होती। अब देखो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होगे कि ये जो माइलिन की जो शीथ है, ये जो माइलिन की जो शीट दिख रही है आपको यहां पर, ये देखो ये ऐसे माइलिन की शीट है और यहां पर एक छोटी सी ब्रेक हो गई है और यहां पर इस तरह से देखो। तो आपको ये बीच बीच में जो गैप दिख रही है जहां पर माइलिन शीट नहीं है, इसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, रोड ऑफ नरवीर, नोड ऑफ रनवीर नहीं, नोड ऑफ रैनवियर, उसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। बघा काय असतं, सेल बॉडी असते, सेल बॉडीमध्ये न्यूक्लियस असतो आणि डेंड्राइट्स असतात।
त्यानंतर एक एक्झॉन लांब असा गेलेला एक्झॉन असतो, बरोबर, आणि त्या एक्झॉनला काय ऍट दी एंड जो काय होतो छोटा छोटा याच्यामध्ये तो डिवाइड झालेला असतो, त्याला म्हणतो एक्झॉन टर्मिनल, बरोबर। आता एक्झॉन पर जो है वो क्या होता है, एक शीट लगी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट एक कंटिन्यू नहीं होती, बीच में क्या होती है वो ब्रेक भी होती है, और जहां कहीं भी ये ब्रेक हुई होगी उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर आप डायरेक्शन देखते हो नर्व सेल्स की, देखो अब यहां पर समझ लो आपकी ये स्किन है, यहां पर क्या है, स्किन है। अब इस स्किन पर जो है किसी ने जो है यहां पर छुरा खोप दिया, देखो भाई बहुत बहुत कातिलाना है ये, तो यहां पर किसी ने तो भी यहां पर जो है छुरा खोप दिया आपको, ठीक है। अब जैसे ही छुरा खोप दिया किसी ने, तो यहां के ये जो नर्व है यहां पर क्या हो गया, ये तो स्टिमुलस हो गया। अब यहां पर कुछ तो भी केमिकल्स रिलीज हो गए, और केमिकल्स क्या हो गए, इस डेंड्राइट्स को जाके चिपक जाएंगे, इस डेंड्राइट को जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब ये डेंड्राइट क्या करता है, उस केमिकल सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उस यहां पर जो केमिकल रिलीज हो गए उसको वो लेके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अब वो सिग्नल किस तरह से हो कि भाई किसी ने तुझे छोरा खूब दिया है, बराबर है, कुणीतरी तुला चाकू आणून मारलंय, मग काय करणार, हे इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से होते हुए ऐसे एक्सॉन से होते हुए इस टर्मिनल के तरफ चले जाएंगे। क्या हो रहा है, इंपल्स, जो यहां से जो ये मैसेज आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां से निकलेगा, फिर यहां पर आएगा, ऐसे आते आते इस टर्मिनल पर आ जाएगा। अब इस टर्मिनल पर क्या हो रहा है, इस टर्मिनल पर दूसरा न्यूरॉन, अब इस टर्मिनल पर इस तरह से दूसरा न्यूरॉन यहां पर चिपक है। अब ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल क्या करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर आके पहुंच गया, फिर इस टर्मिनल पर होते हैं छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स होते हैं, उसमें छिपे होते हुए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें क्या होता है, छुपे होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है भाई, देखो अब कैसे होता है, जैसे अब ये समझ लो कि ये जो है, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये वाला एक्सॉन टर्मिनल है, ये यहां पर आके पहुंच गया। अब दूसरे न्यूरॉन का यहां पर डेंड्राइट जो है यहां पर प्रेजेंट है, दूसरे न्यूरॉन का क्या है, यहां पर डेंड्राइट प्रेजेंट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर आके पहुंच गया, फिर यहां पर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, उसमें छुपे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अरे एक मिनट, इसमें होते हैं हमारे, यहां पर होते हैं बहुत सारे, ये आपके काले काले डॉट दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अरे यार, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक आया, फिर उन्होंने क्या किया, इस पॉकेट को छोटे छोटे जो हमारे बबल्स है या फिर छोटे छोटे जो बंडल्स है वहां पर उनको क्या बोला कि तुम फूट जाओ। फिर जैसे वो फूटेंगे, यहां पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में आ जाएगा, एक केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहां पर जब ये गैप में आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, फिर जो नेक्स्ट डेंड्राइट जो इसको चिपका हुआ है, नेक्स्ट डेंड्राइट मतलब क्या, ये एक्सॉन, ये टर्मिनल है, बराबर है। इस तरह से ये जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर आपका आप चिपका दो। फिर यहां पर समझ लो, यहां पर एक क्या हो गया, अरे यार, हाँ समझ लो, ये जो टर्मिनल है यहां पर है, फिर यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल करेगा, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका जो डेंड्रॉन है वो केमिकल लेगा। अब वो केमिकल लेगा, उस केमिकल में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का एक मैसेज होगा, फिर उसको वो लेके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर उस तरह से वो सेकंड न्यूरॉन भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे कैरी करते जाएगा और वो पूरा ब्रेन तक पहुंचाएगा। फिर ब्रेन उस पर एनालिसिस करेगा, फिर वो फिर से न्यूरॉन के थ्रू अपने मसल सेल तक आ जाएगा, और मसल सेल क्या करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से उसका फंक्शन होता है। तो देखो भाई, इट हैव सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल, इट हैव सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल। तो भाई ये क्या होते हैं, समझ लो यहां पर एक न्यूरॉन है और यहां पर एक न्यूरॉन है,
अब ये जो न्यूरॉन है वो अकेले फंक्शन काम पूरा इफिशिएंटली नहीं कर सकता, तो उसके सपोर्टिंग में जो है अलग से सेल होते हैं, उसको कहते हैं न्यूरोग्लियर सेल। उसको क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल। और न्यूरोग्लियर सेल देखो यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एस्ट्रोसाइट है, यहां पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, यहां पर माइक्रोग्लियर सेल। तो ये क्या करे? एक सपोर्टिंग सेल्स है जो कि कंडक्शन फास्ट करेंगे, जो कि क्या करेंगे? कंडक्शन फास्ट करेंगे। ठीक है। और कोई कोई जो सेल्स है वो क्या करते हैं? ये जो आपको माइलिन शीट जो मैंने बताई उसके भी प्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं। बराबर है। तो इट हैव सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड एज अ न्यूरोग्लियल सेल्स। तो आपको ये नाम ध्यान में नहीं रखना। ठीक है। न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स फॉर्म नर्व। तो ये क्या है? ये हो रहा न्यूरॉन। ये क्या है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के साथ अगर समझ लो ये न्यूरोग्लियल सेल्स आके अटैच हो गए तो उसको हम कहेंगे नर्व। उसको हम क्या कहेंगे भाई? नर्व कहेंगे। इतने बात सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो, सिनेप्स इज फॉर्म बाय एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द वन न्यूरॉन नर्व सेल्स एंड द डेंड्रॉन ऑफ द अनदर नर्व सेल। तो देखो भाई यहां पर हो क्या रहा है मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि समझ लो यहां पर क्या है? यहां पर अपना एक जो है एक मिनट, यहां पर जो है हमारा एक न्यूरॉन है, यहां पर एक न्यूरॉन है, समझ लो। यहां पर एक क्या है? हमारा न्यूरॉन है। यहां पर क्या है भाई? बहुत सारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। यहां पर ये न्यूक्लियस निकाल लो। यहां पर ये बहुत सारे डेंड्राइट्स लगे। अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं भाई? इंपल्स को रिसीव करते हैं। इंपल्स को रिसीव करते हैं। कौन इंपल्स को रिसीव करता है? डेंड्राइट्स। ठीक है। ये छोटे छोटे जो डेंड्राइट ब्रांचेस दिख रहे हैं ये क्या करते हैं? इंपल्स को रिसीव करते हैं। अब यहां पर इंपल्स आ गया। इंपल्स ने बोला कि भाई सुन, तुझे है ना चाकू मारा गया है, तो वो इंपल्स तू लेके जा कि तुझे चाकू मारा गया, ब्रेन तक वो लेके जा। अब यहां पर इंपल्स आ गया कि चाकू मारा गया है, तो वो इंपल्स यहां पर केमिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। बराबर है। फिर उसका कन्वर्जन डेंड्राइट किस में करेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में करेगा, इलेक्ट्रिकल इसमें करेगा, वो इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है यहां से होते हुए, इस एक्सॉन से होते हुए कहां तक पहुंचेगा भाई? ये पहुंचेगा इसके टर्मिनल्स के पास। ये एक्सॉन टर्मिनल से। अब एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होगा? ये एक नर्व सेल है। अब उसके कंसेक्यूटिव दूसरा नर्व सेल होगा। ये नर्व सेल, तो दूसरा नर्व सेल कैसे होगा? तो देखो दूसरा नर्व सेल इस तरह से होगा। दूसरा नर्व सेल कैसे होगा भाई? इस तरह से होगा नर्व सेल। ठीक है। दूसरा नर्व सेल कैसे होगा? इस तरह से होगा। यहां पर इसके डेंड्राइट्स है, यहां पर इसके डेंड्राइट्स है, यहां पर इसके डेंड्राइट्स है। तो देखो इस नर्व सेल का एक्सॉन टर्मिनल यहां पर, और इस उसके बाजू में जो दूसरा जो नर्व सेल है उसका डेंड्राइट यहां पर क्या हो रहा है? यहां इन दोनों के बीच में क्या होता है भाई? एक गैप होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक गैप होता है। वो गैप इस तरह से होता है। देखो ये जो येलो वाला दिख रहा है, येलो वाला क्या है? इसका एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो आपको और यहां पे आपको जो पिंक वाला दिख रहा है ये क्या है भाई? दूसरे इस न्यूरॉन का जो क्या है? डेंड्राइट है। बराबर है। तो इसके बीच में जो गैप बनता है, इसके बीच में जो ये एक दूसरे जो पूरे के पूरे अटैच नहीं होते, ये एक्सॉन टर्मिनल और ये डेंड्राइट जो है नेक्स्ट अपना न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके बीच में जो गैप बनता है इसको हम कहते हैं सिनेप्स। इसको क्या हम कहते हैं? उसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? इट इज द गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। बराबर है। ये एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द वन न्यूरॉन और यहां पर डेंड्राइट, इनके बीच में क्या है भाई? गैप है। इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पर आ गया है तो यहां पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? एसिटिकोलिन होता है, डोपामाइन होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर सीक्रेट हो गए। फिर यहां पर वो केमिकल आने के बाद ये डेंड्राइट क्या करेगा? इसने केमिकल रिलीज किया। फिर ये डेंड्राइट क्या करेगा? इसको डिटेक्ट करेगा, अरे भाई किसी ने तो भी तुझे चाकू मारा है, तो भाई एक काम कर ले, वो केमिकल जो है उसने ले लिए और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे बढ़ेगा कहां तक? ब्रेन तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ब्रेन तक वो जाएगा। तो इस तरह से जो है नर्व सेल हमारा काम करता है। तो नर्व सेल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। नर्व सेल जो है वो 3 टाइप होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और तीसरा होता है एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है भाई? जो सेंस करेगा। सेंस करेगा किसको? स्टिमुलस को।
अब सेंसरी न्यूरॉन कहां पर होगा? सेंसरी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। तो यहां पर किसी ने प्रिक किया निडल से, तो वो क्या होगा? सेंस करेगा, वो इंपल्स को लेगा वो और बोलेगा भाई किसी ने तुझे प्रिक किया है। तो सेंसरी न्यूरॉन कहां पर होता है? वो होता है हमारे, कहां पर होता है? वो सेंसरी ऑर्गन पर प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये सेंसरी ऑर्गन से, यहां पर तो सेंस कर लिया, फिर ये क्या करेगा? सेंसरी ऑर्गन से वो पूरा का पूरा जो है इंपल्स लेके जाएगा हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। तो सेंसरी ऑर्गन से वो इंपल्स कहां पे लेके जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लंबी चलने वाली क्लास देख लो। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं कि हमें पता तो चल गया सेंसरी न्यूरॉन ने जो है इंपल्स तो कैरी करा कि भाई तुझे किसी ने प्रिक किया है, वो ब्रेन तक गया। अब ब्रेन क्या बोलता है? मसल सेल्स को आदेश देना है भाई कि किसी ने तुझे प्रिक किया है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर और हाथ वो पीछे कर ले। वो सिग्नल लेके कौन जाता है? वो जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? यहां से जो सिग्नल बना कि मसल सेल को बोलना है कि हाथ अब कॉन्ट्रैक्ट कर ले ताकि हाथ पीछे हो, तो ये यहां से ब्रेन से जो सिग्नल बना वो मसल सेल्स या फिर ग्लैंड तक लेके जाना है, वो कौन करेगा? वो करता है हमारा मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है भाई? ब्रेन से जो है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आता है उसको इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर मतलब ये देखो इफेक्टर ऑर्गन, हाथ, इफेक्टर ऑर्गन यहां पे मसल से, मसल्स की तरफ लेके गया वो सिग्नल, बोलेगा मसल को कांटेक्ट कर, मसल कांटेक्ट कर लिया, हाथ पीछे आ गया। इफेक्टर ऑर्गन या फिर ग्लैंड के तरफ जो है वो न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेके जाता है। अब ये एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब क्या भाई? एसोसिएशन ये क्या कर रहा है? इट फॉर्म कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये काम कौन करता है भाई? एसोसिएशन। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है कि दोनों के बीच, यहां से सेंसरी न्यूरॉन यहां पर ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक अपना क्या इंपल्स लेके आया, तो बीच में क्या होता है? डायरेक्टली वो मोटर न्यूरॉन से अटैच नहीं होता, बीच में होता है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन। यहां से समझ लो कि ये सेंसरी न्यूरॉन एक इंपल्स लेके आया ब्रेन में, और यहां पर जो है इस मोटर, यहां पर जो है, और ये क्या है? हमारा मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो है ब्रेन तक वो क्या लेके आया? इंपल्स लेके आया। लेकिन इस सेंसरी न्यूरॉन को इस मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम कौन करता है? ये होता है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन। तो एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा? वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के। ठीक है भाई, चलो भाई अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। तो ह्यूमन में जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से है तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स आते हैं। जैसे हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है भाई ब्रेन। सबसे पहले क्या आता है भाई? उसमें आता है ब्रेन, मतलब दिमाग, जो आपका तो भाई बहुत सही से चलता है। हाँ या ना भाई? जल्दी से बोलो, सबका ब्रेन चलता है नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रेन। इसमें क्या आता है? अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट जो है इसमें इंक्लूड होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नर्वस सिस्टम में तोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये काय असतो? ब्रेन आणि स्पाइनल कॉर्ड, बरोबर आहे? ब्रेन आणि स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये काय असतं, याच्यामध्ये असतात नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो क्या होता है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो जो नर्व्स निकल रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन होते हैं, नर्व्स
विच कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। अब ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा धीरे से बता दोगे? हाँ भाई, इनवॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट जो अपने कंट्रोल में नहीं हो। जैसे मैं अभी हैंड हिला रहा हूं, बराबर है, ऐसे हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन बोल रहा हूं और निकलो भाई। ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हैंड हिला रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुंह हिला रहा हूं, बराबर है, मुंह और जीभ ऐसे क्या हो रही है भाई, उसके अकॉर्डिंग वो मुंह हो रही। तो ये क्या होगा, मेरे कंट्रोल के अंडर है। मुझे लग रहा है कि आपको हाय बोलूं, हैंड ऐसे शेक करके, तो मैं हाय बोल रहा हूं। लेकिन अब देखो, अब क्या हो रहा है कि भाई मेरा जो इसोफेगस जो है, या फिर जो मेरा जो इंटेस्टाइन है, तो अभी जब फूड जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। या फिर मेरा हार्ट जो है वो क्या हो रहा है, धक 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 कर रहा है। या फिर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं। अब सोचो, ब्रीदिंग जो है मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। मैं अगर बोलूं हाँ मैंने जो है ब्रीदिंग को है रोक लिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप कंटिन्यूसली कहीं भी जा रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ब्रीदिंग तो अपने आप चल रही है। तो आपके कंट्रोल में क्या? नहीं है। जो आपके कंट्रोल में मूवमेंट नहीं हो तो उसका हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट कौन करता है पूरा का पूरा, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट उसको करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो 3 टाइप है, कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलो भाई हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CNS। उसको क्या कहते हैं हम? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें आता है। ये देखो, ब्रेन आता है और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब जो ब्रेन का जो वेट है, तो ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है अराउंड 1300 to 1400 ग्राम्स। तो आपका दिमाग कितना है भाई हेवी? तो वो है 1300 to 1400 अडल्ट में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि छोटे बच्चे में भी क्या सर 1300 to 1400 होगा? नहीं भाई, जो फुल्ली ग्रोन ब्रेन है, जो कि होता है 6 साल में, मतलब जब बर्थ होता है बेबी का, तो उसका फुल्ली मतलब जो ब्रेन है पूरा का पूरा ग्रो होने में लगते हैं 6 साल। ठीक है, तब वो जो टाइम पीरियड है उसमें ये वैरी होता है, लेकिन उसके बाद जो है ब्रेन का जो साइज होता है वो कितना होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1300 to 1400 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स। भाई देख रहे हो कितनी न्यूरॉन्स है? 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, 100 बिलियंस। अब कैलकुलेट करके बताओ कि कितने हो गए, कितना नंबर हो गया। ठीक है, 100 बिलियन मतलब कितने हजार न्यूरॉन। आप चलो अब कैलकुलेट करके बताओ, 1 बिलियन में कितने हजार होते हैं, या फिर 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं। ठीक है, चलो अब जब हम बात करते हैं कि ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, क्योंकि उसी से हमारा पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। हमें भूख लगना, हमें कुछ बोलना है, हमें कुछ सोचना है, हमें कहीं पे जाना है, हमें के भाई पे दौड़ना है। भाई हमारे पीछे कुत्ता दौड़ गया, हम दौड़ने लगेंगे। हम बिल्ली को क्या कर रहे हैं भाई, एकदम हाँ हाँ एकदम क्यूट है क्यूट है क्यूट है क्यूट है, लेकिन उसने अचानक से आपको काट लिया तो आप हाथ पीछे करोगे। तो ये सारी के सारे फंक्शन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? हमारा मास्टर माइंड, यानी कि हमारा ब्रेन। अब इतने डेलिकेट और इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को अगर हम ऐसे खुले में छोड़ दे तो चलेगा क्या? कोई भी आके यहां पे टपली मार देगा तो भाई यहां पर ब्रेन को लग जाएगा, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्रेन, एक जो है बोनी बॉक्स होता है, बोनी मतलब जो बोन से बना हुआ एक बॉक्स होता है, जिसको हम कहते हैं क्रैनियम। जिसको हम कहते क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं क्रैनियम। द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड एज अ हनी बॉक्स। हो गया, यहां पर हनी नहीं चाहिए, वहां पर बोनी चाहिए। बोनी बॉक्स कॉल्ड एज अ क्रॅनियम। क्रॅनियम क्या होता है? एक बोनी बॉक्स, आपण त्याला कवटी म्हणतो मराठीमध्ये, बरोबर आहे? तुमचा इथं बघा, तुम्हाला इथं टक 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 वाजवून बघा, सर्वजण त्याला बघा, हात पकडा आणि असं मारून बघा, इथं तुम्हाला इथं फील होईल काहीतरी सॉलिड ऐसा काहीतरी फील होईल। वो क्या किससे बना होता है भाई? वो बना होता है बोन से, जिसको हम कहते हैं क्रैनियम, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रैनियम। ठीक है, अब देखो ये आपका ब्रेन है और आपको यहां पर येलो कलर की कोई तो भी ऐसा ऐसा पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं क्रैनियम, जो क्या होता है? बोन से बना होता है। अब बोन तो भाई इतना रिजिड होता है, इतना हार्ड होता है, और हमारा जो
ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब भाई अगर इस बोन को, अब ये जो समझ लो, ये क्रैनियम और ये हमारा सर है, इसको ऐसे ही कांटेक्ट में रख देंगे तो भाई ये घिस घिस कर तो हमारा ब्रेन खत्म हो जाएगा। अब इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए बोन, मतलब ये हमारा क्रैनियम और हमारा जो ब्रेन है, इसके बीच में गैप रखते हैं और उसमें एक मेम्ब्रेन्स होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। उसको आपको उतना ध्यान नहीं देना, 3 कौन से, उसका अलग अलग नाम होता है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, उतना कुछ आपको ध्यान नहीं देखना, ठीक है। आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि ये जो क्रैनियम है और जो ब्रेन है, इनके बीच में गैप होती है और गैप में जो है वो लेयर्स होती है, जिसको हम कहते हैं मिनिंजेस, जिसको हम कहते हैं मिनिंजेस। तो मिनिंजेस कहां पर होगी? ये जो ब्रेन है और ये जो क्रैनियम है, इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मिनिंजेस। देयर इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बिटवीन अ ब्रेन एंड क्रैनियम कॉल्ड एज अ मिनिंजेस, कॉल्ड एज अ मिनिंजेस। इतनी बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। देयर आर कैविटीज प्रेजेंट इन द ब्रेन। कितने कैविटीज होते हैं? 4 कैविटीज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल। तो देखो भाई, ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ऐसे कैविटी होती है। अब कैविटी मतलब क्या? खाली जगह। कैविटी मतलब क्या? खाली जगह। और ये जो कैविटी, अब ये कैविटीज क्यों होते हैं? क्योंकि कैविटीज के अंदर एक होता है फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और वही काम करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो देखो भाई, बात क्या है, हमारा ब्रेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। हमारा ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेलिकेट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रैनियम है। क्रैनियम क्या है भाई? बोन से बना हुआ है। अब बोन तो भाई बहुत रिजिड है, बहुत हार्ड होते हैं। अगर ब्रेन को उसको सीधा कांटेक्ट में रख दिया तो ब्रेन क्या हो जाएगा? घिस घिस के पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर है। तो उसको उस मतलब ये जो घिसने की वजह से, डैमेज होने की वजह से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? क्रैनियम और ब्रेन के बीच में गैप है, और उस गैप में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको कहा जाता है मिनिंजेस। उसको क्या कहा जाता है? मिनिंजेस। समझ लो, ठीक है। कैसे बताऊं मैं आपको? ऐसे बताऊं मैं आपको कि ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर क्या है भाई? ये है क्रैनियम। ये क्या है भाई? ये क्रैनियम। क्रैनियम किससे बना है भाई? बोन से। अब ब्रेन और बोन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाए भाई? खराब हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर यहां पर ऐसे लेयर होते हैं, यहां पर ऐसे क्या होते हैं भाई? लेयर्स होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसका? ब्रेन और क्रैनियम का घर्षण होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलो, अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ऐसे क्या होते हैं? कुछ कुछ कैविटीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। कितने कैविटीज होते हैं भाई? वो होते हैं 4 कैविटीज। देखो कैसे, ये देखो, लैटरल वेंट्रिकल्स, इस साइड पे एक वेंट्रिकल, उस साइड पे एक वेंट्रिकल, मतलब कितने हो गए भाई? 2 वेंट्रिकल। उसके बाद एक आता है 3rd वेंट्रिकल बीच में, और एक आता है 4th वेंट्रिकल। तो कितने हो गए? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ये जो वेंट्रिकल्स है, अब ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको शॉर्ट में कहा जाता है CSF। इसको क्या कहा जाता है? CSF। CSF इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स एंड मिनिंजेस। मिनिंजेस मतलब कहां पर? यहां पर। यहां पर भी क्या होता है भाई? CSF क्या होता है? फील्ड होता है। क्यों भाई? CSF का काम क्या है? देखो, विच फंक्शंस एज अ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? ब्रेन को। और उसी के साथ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। किसी ने आपको यहां पर टपली मार दी, या फिर किसी आपने क्या किया? सर पटक दिया किसी को, या फिर किसी दीवार पर आपने सर पटक दिया, तो यहां पर तो शॉक जो गया आपको, जो क्या हो गया? यहां पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये अगर प्रेशर डायरेक्टली ब्रेन को चला गया तो भाई तो ब्रेन तो डैमेज हो गया नहीं, लेकिन वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है भाई? सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो काम क्या करता है? शॉक को पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा, और उसी के साथ CSF न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है टू द ब्रेन। तो ये CSF प्रेजेंट किस में होता है? ये 4 वेंट्रिकल्स में, और उसी के साथ ये जो हमारा मिनिंजेस है, मिनिंजेस में भी क्या होता है? CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन के बारे में इतना देख लिया, ओवरव्यू देख लिया। अब ब्रेन के अलग अलग पार्ट में देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हमें पता है कि क्या होता है उसमें? स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन का पार्ट देख लेते हैं, ब्रेन में कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है सीरेब्रम। तो सीरेब्रम इज कॉल्ड एज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको ही कहा जाता है,
इसको क्या मेन ब्रेन हो, ठीक है, ठीक है। देखो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कितना होता है भाई, टू थर्ड होता है, टू थर्ड पार्ट होता है। ब्रेन अगर इतना है तो उसमें से क्या है, टू थर्ड पार्ट क्या है, खाली सिरेब्रम है अपना, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ लार्ज ब्रेन। तो भाई इतना बात आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि लार्ज ब्रेन होता है। तो ये जो सिरेब्रम है, सिरेब्रम में दो हेमिस्फीयर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दो सिरेब्रल हेमिस्फीयर, दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से समझ लो, इस तरह से दो हेमिस्फीयर होते हैं आपके सिरेब्रम में, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। इट कंसिस्ट ऑफ द टू लोब्स यानी कि हेमिस्फीयर एंड द लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द नर्व ट्रैक। तो ये जो है, ये जो आपको हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो ये कुछ सेपरेट नहीं है, बीच में, इनके बीच में है कनेक्शन, इनके बीच में क्या है, कनेक्शन। तो भाई अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये क्या हो जाएगा, राइट हेमिस्फीयर। और ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, ये कनेक्टेड होता है एक नर्व ट्रैक के साथ, जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोजम। इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, तो ये वर्ड आपके अगर कानों में से गुजरा हुआ है तो भाई सही रहेगा, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, कॉर्पस कैलोजम कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है एक नर्व का बंडल होता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम, बराबर। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो सिरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो इनके सरफेस पर, इसका सरफेस कोई ऐसा स्मूथ नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्यों है, क्योंकि यहां पे जो नर्व्स है, उस नर्व को क्या किया जाता है, कॉम्पैक्टली अरेंज किया जाता है। अब ये नर्व जो है, जितने ज्यादा, मुझे बताओ कि ये यहां पर, ये अगर थ्रेड है तो समझ लो कि इससे भी लंबी थ्रेड है, लेकिन इतनी ही जगह पर उसको मैनेज करना है, इतनी लंबी थ्रेड है, समझ लो। अब ये इतनी सी थ्रेड है तो इतने जगह पर मैनेज हो गई, लेकिन समझो कि मुझे इतनी लंबी थ्रेड इतनी ही जगह में क्या करनी है, मैनेज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक काम करूंगा कि इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, तो ये इतनी लंबी वाली थ्रेड क्या हो जाएगी, इतनी जगह में क्या हो जाएगी, आराम से फिट हो जाएगी। तो सेम, जितना ज्यादा कॉन्वुलेशन मतलब क्या, आपको जो यहां पर ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे रोड की हालत हो रखी है अभी, अपने बारिश की सीजन में रोड की हालत होगी कि जहां खड्डे वहां खड्डे ऐसे खड्डे, तो तशा प्रकारेच खड्डे याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या दिसतात याला म्हणतात आपण कॉन्व्युलेशन्स। द सरफेस ऑफ द सिरेब्रम इज अ कॉन्व्युलेटेड, कॉन्व्युलेटेड मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये जितना ज्यादा कॉन्वुलेशन, कहा जाता है कि जितना ज्यादा कॉन्वुलेशन उतना ज्यादा इंसान इंटेलिजेंट। तो ये जो कॉन्वुलेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेलिजेंस। जितना ज्यादा ब्रेन में कॉन्वुलेशन उतना ज्यादा इंसान इंटेलिजेंट होता है, ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नर्व सेल्स क्या है, वहां पर कॉम्पैक्टली अरेंज किया जाता है। अब ज्यादा नर्व सेल मतलब ज्यादा मेमोरी, सही बात है भाई। चलो, तो ये हो गया हमारा सिरेब्रम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो ये आता है सिरेब्रम के बाद, उसके बाद आता है सिरेबेलम। भाई सिरेब्रम और सिरेबेलम में फर्क है, सिरेब्रम और सिरेबेलम में फर्क है, ठीक है। तो सिरेब्रम तो हमने देख लिया, अब सिरेबेलम कहां पर होता है, ये देखो, ये होगा अपना सिरेब्रम, ठीक है। और ये जो आपको यहां पर पीछे छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर मत मार, छोटा मेंदू होता है, बराबर है, असं म्हणत की नाही, तो कुणाचा है, तो नाना पाटेकर, ए सेठ इधर मत मार, इतने यहां पर छोटा दिमाग होता है, बराबर है। तो ये छोटा दिमाग जो होता है इसको ही कहा जाता है सिरेबेलम, इसको ही कहा जाता है सिरेबेलम। तो कहां पर होता है, देखो यहां पर इस साइड पे होता है। तो यहां पर किसी ने अगर जोर से वार कर दिया तो भाई आपकी जान भी जा सकती है। क्यों, क्योंकि आप देखते हो अभी क्या, दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सिरेब्रम। देखो ये सिरेब्रम है, सिरेब्रम के नीचे ही क्या हुआ, यहां पर इस जो जगह मिली उस जगह पर वो क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। एट द बैक ऑफ द क्रैनियल कैविटी इट सरफेस शोज शॉलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ द डीप कॉन्वुलेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, छोटे छोटे ग्रूव्स है, इतना डीप कॉन्वुलेशन नहीं है जितना यहां पर अभी आपको दिख रहा है, इतना डीप कॉन्वुलेशन नहीं है। तो यह है हमारा क्या, सिरेबेलम। अब इनके फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज द हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देयर आर टू ट्रायंगुलर सोलन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ पिरामिड। देखो
ये यहाँ आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस तरह से ये पिरामिड के जैसे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ऑन द अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, तो देखो ये अपर साइड पे क्या है, ये ऐसे पिरामिड्स आपको यहां पर अरेंज हुए दिखेंगे, ठीक है। ऑब्लांगेटा, द मेडुला ऑब्लांगेटा कंटिन्यूस डाउनवर्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड कहां से अरेंज होते हैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वही आगे स्पाइनल कॉर्ड करके ऐसे क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। जैसे देखो यहां पर ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, और मेडुला ऑब्लांगेटा से ही आगे स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है। तो ये मेडुला अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, देखो स्पाइनल कॉर्ड देख लो भाई, इट इज प्रेजेंट ऑन अ डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल साइड क्या होता है, डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड पर। अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे एक रीढ़ की हड्डी दिखेगी, तो भाई ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये है वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक पाइपलाइन होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी लोकेशन कहां पर, ये है डॉर्सल साइड में, ये क्या होगी वेंट्रल साइड, और ये क्या होगी डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड में क्या होता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इट इज अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हॉलो मतलब कैसे भाई, एक पाइप की जैसे, अगर ये समझो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से क्या है, थोड़ी सी इसके अंदर गैप है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। द कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन इज फिल्ड विद द सीएसएफ। तो भाई ये अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है भाई, एक कैविटी है। जैसे हमने ब्रेन में दिखा था 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उसी के जैसे इसके अंदर भी एक कैविटी होती है जो कि फील्ड होती है किसके वजह से, सीएसएफ। काय असतो यामध्ये त्या कॅव्हिटीमध्ये, सीएसएफ। सीएसएफ म्हणजे काय, सिरेब्रोस्पायनल फ्लुइड त्यामध्ये काय असतो, भरलेला असतो, ठीक आहे, एवढी गोष्ट, ओके। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम। तो भाई आपको यहां पर अगर आपने कभी फील किया तो आपको यहां पे हड्डियां लगेगी, देखो ऐसे फील करो, कभी अभी अभी आप फील करो, जल्दी से फील करो, यहां पर आपको ऐसे छोटे 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 ऐसे हड्डियां दिखेगी आपको। तो वो हड्डियां का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्री कहेंगे। कितने होते हैं भाई, ये ऑल टोटल बोन्स होते हैं 33 वर्टिब्री। कितने होते हैं, 33। ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये वर्टिब्रल कॉलम, यहां पर अगर आप काउंट करने जाओगे तो यहां से काउंट शुरू होता है उसका, ठीक है, नेक से लेकर आपके टेल बोन तक होता है। कितने होते हैं, 33 वर्टिब्री होते हैं, 33 वर्टिब्री। अब ये जो 33 वर्टिब्री है, ये बाहर के साइड ऐसे, बाहर के साइड है ऐसे, समझ लो ये ऐसे। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत सारे हमारे क्या सिग्नल जाने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ये डेलिकेटेड है, तो उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अंदर से तो कुछ मार नहीं लगने वाला, लेकिन बाहर से मार लग सकता है। तो ये देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, अंदर की तरफ है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ, और ये वर्टिब्री क्या है, बाहर की तरफ, ऐसे। ये वर्टिब्री इस तरह से समझ लो, इस तरह से। और स्पाइनल कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इसके पीछे ऐसे प्रेजेंट, समझ में आ रहा, स्पाइनल कॉर्ड ये यहां पर और ये वर्टिब्री यहां पर। तो स्पाइनल कॉर्ड होता कैसे, स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से होता है। और जो सेंट्रल कैविटी बोला था, वो सेंट्रल कैविटी यहां पर होती है, जो कि भरी होती है हमारे किसके वजह से, सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द मिनिंजेस, बराबर है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी जैसे ब्रेन जो है मिनिंजेस से कवर्ड था, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होता है, मिनिंजेस से, यानी कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इट इज स्लाइटली थिक एट द स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली टैपर टुवर्ड द एंड। तो यहां पे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का अगर देखेंगे, उसको अगर निकाल के, अब निकाल तो नहीं सकते भाई, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं नेक रीजन पे, तो यहां पर वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, लेकिन जैसे ही हम टेल की मतलब ऐसे बैक नीचे की तरफ आते हैं, तो वो पूरा का पूरा टैपरिंग हो जाता है। टैपरिंग मतलब कैसे, यहां पर इतना थिक था, वो नीचे आते 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 एकदम ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे एकदम ऐसे आ जाएगा स्ट्रक्चर। तो जो एक फाइनल जो यहां पर ऐसे एक फाइब्रिल स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है फाइलम टर्मिनली। उसको क्या कहा जाता है, फाइलम टर्मिनली। फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड कॉल्ड एज अ कहा जाता है फाइलम टर्मिनली। तो यहां पर क्या होता है, ब्रॉडर होता है स्पाइनल कॉर्ड, और जैसे ही वो नीचे 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 आता जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कम 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 होता जाता है, और एट द एंड वो क्या हो जाता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर हो जाता है। उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। कितने वर्टिब्री होती है, वो होते हैं 33 वर्टिब्री, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इन डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स निकाल लो। क्या होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें सेंटर कैविटी फील्ड होती है सीएसएफ से, बराबर है। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्री होते हैं, कितने छोटे छोटे ऐसे बोन्स होते हैं? वो होते हैं 33 वर्टिब्रीज, ठीक है। उसके बाद मीनिंजेस से कवर्ड होता है, बराबर है। इस मतलब ब्रेन से जब निकलता है वो कैसे होता है? ठीक होता है, लेकिन जैसे वो नीचे 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 आता है तो वो कैसे हो जाए? वो ऐसे धीरे धीरे थीन 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 हो जाता है, और फाइनली वो फाइबर्स में जैसे जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइलम टर्मिनली, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, बहुत बढ़िया। तो अभी जो मैंने बोला था आपको कि सिरेब्रम है, सिरेबेलम है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि आते हैं सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। तो उनका फंक्शन जान लेते हैं। जैसे सिरेब्रम है भाई, कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। अब वॉलेंटरी मतलब क्या भाई? कि जो अपने कंट्रोल में है, हाथ हिलाना है, हाय 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 हाय, किसी को चमाट मारनी है, क्या कुत्ता पीछे दौड़ रहा है तो मसल मतलब पैर को जल्दी से आगे आगे भगाना है, तो ये क्या हो गया? वॉलेंटरी मूवमेंट, जो कि अपने कंट्रोल में, अपने व्हील पावर में है। तो वो कहां से कंट्रोल होते हैं? वो कंट्रोल होते हैं अपना रे सिरेब्रम। त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे तुम्ही काय अभ्यास करताय तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन, फुल कॉन्सन्ट्रेशन, तर हा कुठून थिंकिंग येत आहे? हे पूर्ण येत आहे सिरेब्रम मधून। त्याप्रमाणे प्लॅनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरीज, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती है हमारे सिरेब्रम से। ये पूरा का पूरा टेबल मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाया, कहीं से बाहर से नहीं लिया है, ठीक है। सिरेबेलम, अब सिरेबेलम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स। अब कोऑर्डिनेशन, अब आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया तो आपको पैर जल्दी से भगाना है, लेकिन उसी के साथ आप लेफ्ट पैर आगे कर रहे हो तो उसी के साथ राइट हैंड आगे बढ़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? वॉलेंटरी मूवमेंट हो, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको सिरेबेलम क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? सिरेबेलम क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। उसी के साथ बॉडी का जो पोस्चर होता है, बॉडी का जो पोस्चर है कि मुझे सही से चलना है, दौड़ते हुए भी सही से दौड़ना है, तो ये भी कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा सिरेबेलम। मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। तो जो कोई भी ड्रिंक करते हैं तो सोच लो किस पे अफेक्ट करता होगा अल्कोहल? वो करता होगा सिरेबेलम के। इसके वजह से क्या हो जाता है भाई? इसके वजह से बॉडी का बैलेंस चला 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 चला, किधर चला गया कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक द बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन एक्सेट्रा। फूड देख लिया, आपका पसंदीदा फूड देख लिया, पिज्जा आ रहा है, बुर्गर आ रहा है, तो आपने क्या किया? देख लिया आते हुए, तो आपके मुंह में क्या हो गया? आपने आप सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। आपने बोला क्या कि मुंह में पानी आना चाहिए? नहीं नहीं, अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। अपना हार्ट जो है अपने आप बीटिंग कर रहा है। आप कहोगे छींका, छटक से आप छींक देते हो। कफिंग आती है तो ऐसा होता क्या? नहीं यार अब 2 घंटे बाद मतलब खांसूंगा, ऐसे होता क्या? कभी नहीं। कफ आ जाते आप कफिंग कर देते तो ये सारी की सारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, लेकिन ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सोचो मेडुला ऑब्लांगेटा को कभी डैमेज हो जाए तो आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप तो भाई खत्म, मर गए, समझ लो, समझो। तो समझो, तो इतना डेलिकेटेड है हमारा और इतना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन, तो उसको प्रोटेक्ट तो करना बनता है ना मेरा भाई, बराबर है। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन टुवर्ड द ब्रेन, बराबर है। स्किन से जो आए इंपल्स उसको ब्रेन तक पहुंचाने का कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है, बराबर है। कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल एंड द ग्लैंड, यहां पर जो है पता चल गया कि यहां पर अभी क्या है? प्रिक किया गया, यहां पर एनालिसिस कर लिया ब्रेन ने, तो यहां से इंपल्स लेके वो मसल्स तक पहुंचाने की, भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर और हाथ पीछे ले, ये काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड में ही नर्व्स होते हैं, वो काम करते हैं। उसी के साथ फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कि जैसे किसी ने आपके ऊपर चाय गिरा दिया तो आपने हाथ पीछे कर दिया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन, सडन सडन। तो ये यहां पर अभी ब्रेन तक वो सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन उसको भेजेगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ही खुद एनालाइज कर देता है कि गर्म आपके चाय गिरा आपके हाथ पर, हाथ पीछे कर लो, तुरंत से क्या हो जाएगा? हाथ पीछे हो जाएगा।
ये होता है स्पायनल कॉर्ड का काम. ठीक आहे बच्चा लोक, बरोबर आहे एवढी गोष्ट. चलो तर बघूया आता नेक्स्ट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम तर बघितलं, आता बघूयात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि भाई CNS. इसमें क्या कुछ नाही है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये काय असतं, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मध्ये काय असतं, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कुछ भी नर्व्स ओरिजिनेट हो गए वो इंक्लूडेड होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. फॉर एग्जांपल क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, भाई ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. तो ब्रेन से जो हमारे नर्व्स निकलेंगे उसे हम कहेंगे क्रैनियल नर्व्स, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे उसे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स. देखो भाई, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो गए उसको हम क्रैनियल नर्व करेंगे, और जो इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो गए उसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व. इट कंसिस्ट ऑफ द 12 पेयर ऑफ नर्व्स. तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रैनियल नर्व कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं. कितने होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द 12 पेयर ऑफ नर्व्स. ठीक है, और उसी साइड अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ओरिजिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, 31 पेयर ऑफ द नर्व्स. कितने होते हैं, 31 पेयर ऑफ द नर्व्स होते हैं. ठीक है, इट इज एसोसिएट विद द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो ये जो क्रैनियल नर्व जो है वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं, वो हेड में जो है जैसे आपके आईज का जो मूवमेंट है, या फिर आपके टंग का जो मूवमेंट है, या फिर लिप का मूवमेंट है, या फिर ईयर में जो है, बराबर है, या फिर आपके एब्डोमेन, या फिर आपके जो थोरैक्स रीजन में जो कोई भी अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं, वो हो रहे क्रैनियल नर्व जो है पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है. और ये जो हमारे स्पाइनल नर्व क्या कर रहे हैं, लेग्स, स्किन के और जो आर्म्स वार्म से जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा स्पाइनल नर्व. तो भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें दो आते हैं. कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन से जो हमारे नर्व्स निकलेंगे जो कि होते 12 पेयर उसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे नर्व्स निकले जो होते 31 पेयर उसको हम क्या कहेंगे, हम भाई क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व. तो देखो भाई जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, वर्टिब्रल कॉलम, और यहां से कितने निकलेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये क्या निकलेंगे, ये हो जाएंगे हमारे स्पाइनल नर्व. ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे स्पाइनल नर्व हो जाएंगे. कितने हैं, 31. और ब्रेन से जो निकलेंगे अलग 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 नर्व्स होते हैं 12 पेयर जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहते हैं क्रॅनियल नर्व. बरोबर आहे, त्याला काय म्हणतात, क्रॅनियल आणि स्पाइनल कॉर्ड पासून निघलं तर स्पाइनल नर्व. बरोबर आहे. तर हा झाला आपला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आणि त्यानंतर येतो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी की ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लक्षात ठेवा. आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मध्ये काय होतं, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व विच कंसिस्ट of the nerve which control the involuntary organs. अब involuntary organs क्या हो गए भाई, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, बराबर है, इसोफेगस, या फिर अपना स्टमक जो है वो क्या हो गया, सॉरी स्टमक में जो इंटेस्टाइन, तो ये कैसे हो गए, ये पूरे के पूरे अपने कंट्रोल में नहीं है. तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आते हैं वो कार्य काम करते हैं. बराबर है. उसी के साथ इट कंट्रोल द इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स. बराबर है, कौन कहता है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स पूरे के पूरे कंट्रोल होते हैं. इट कंट्रोल हार्ट, लंग, स्टमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत इजी है. मेन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलेंगे, बराबर है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऐसे नर्व जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आ जाते हैं. ठीक. अब इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो बताया वो है अपना रिफ्लेक्स एक्शन. अब रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई, एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो भाई यहां पर एक क्या चल रही है, कैंडल जल रही है, बहुत गर्मा गर्म है भाई, बहुत वड़ा पाव की जैसे गर्मा गर्म. आपने क्या किया, आपने जो हाथ जो है गलती से आपका हाथ यहां पर टच हो गया. अब क्या हो गया कि ये तो बहुत जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था कि भाई अब तुम्हारा हाथ जलने वाला है, तो इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस फ्लेम पे हमारा हाथ ऐसे टच हो जाएगा,
इस फ्लेम पे जैसे ही हमारा हाथ यहां पर टच हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही टच हो जाएगा वैसे ही यहां पर कौन सी नर्व होगी, बताओ कौन सी नर्व होगी भाई, जो इसको सेंस करे। मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक नंबर, क्या हो जाएगी हमारी, एक नंबर हो जाएगी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई तूने फ्लेम पर हाथ रख दिया, जल्दी से इसको हटा। अब हटाने के लिए क्या करेगा कि ये जो है सेंसरी न्यूरॉन, ये इंपल्स लेके जाएगा किसकी तरफ भाई, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है, फिफ्थ नंबर क्या क्या है भाई हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, एससी, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ब्रेन के पास अभी वो जाएगा, यहां से समझ लो, यहां पर हाथ में लगा है, यहां से वो इंपल्स जा रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पर जाएगा, ब्रेन से वो होते हुए भाई मोटर न्यूरॉन से होते हुए फिर से वो यहां पर आएगा, बहुत टाइम जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इंक्लूड नहीं होता, उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से सीधा वो यहां पर क्या फ्लेम पे टच हुआ, वो इससे सीधा इंपल्स यहां पर गया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में उसके ऊपर एनालिसिस हुआ, कौन, देखो यहां पर ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये क्या है हमारा सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन लेके गया यहां पर स्पाइनल कॉर्ड, और रेड कलर क्या क्या है हमारा, एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक है, यहां पर एनालिसिस हुआ कि भाई जो है फ्लेम पर हाथ रखा गया, जल्दी से निकालना है, तो इस पे जो क्विक में क्या कर देगा, एनालिसिस कर देगा कि भाई हाथ निकालना है। तो वैसे ही मोटर न्यूरॉन्स इंपल्स लेके जाएगा किसके तरफ, मसल सेल्स की तरफ, और मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, बराबर है, तो वो मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जैसे यहां के मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये हाथ जो है अपने आप क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। देखो दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक नंबर पे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड नंबर पे क्या है अपना, सेंस ऑर्गन। क्या है, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, समझ लो, बराबर है, ओके। उसके बाद थर्ड क्या कर रहा है, ये इंपल्स कैरी कर रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, इंपल्स कैरी कर रहा है। फोर्थ पे क्या है भाई, फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, बराबर है, जो कनेक्ट कर रहा है सेंसरी और मोटर को। और फिर ये क्या है हमारा, सिक्स नंबर का क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है भाई, फिफ्थ नंबर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, बराबर है। और हमारा सिक्स नंबर क्या है, ये है भाई मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है भाई, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक होगा सेंसरी न्यूरॉन जो लेके जाएगा, उसके बाद होगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में वहां पर क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट होगा एसोसिएशन न्यूरॉन से, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन कनेक्ट करेगा मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन फिर उसको लेके आएगा कहां तक, मसल सेल तक। मसल सेल्स क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, हाथ क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, विद इन ए सेकंड होने वाली टाइम में, तो विद इन ए सेकंड हो जाएगा, तो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैं बोलता है मैं ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो ना, मतलब तुरंत काम करने हो, तो ब्रेन आप चिंता मत करिए, मैं कर देता हूं, स्पाइनल कॉर्ड बोलता है ऐसा। फिर स्पाइनल कॉर्ड एनालिसिस करता है, जल्दी से क्या हो जाता है, हाथ पीछे हो जाता है। दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन, बराबर है। तो इस तरह से बहुत लंबा लचक माहिती आहे, हा आपला क्लास चाललाय, बरोबर आहे। तरी काही नाही, आई होप तुम्हाला सर्वांना हा लेक्चर समझला है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा होगा आप सभी को। अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मंडळी।